हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इतिहास के मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश के विषय में बताऊंगा। इसके बाद शमसी वंश के अन्य शासकों जैसे जिसमें रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के उत्कर्ष के विषय में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इल्तुतमिश की प्रारंभिक घटनाएं क्या थी, ठीक है, इल्तुतमिश की सफलता के कारण क्या थे, इल्तुतमिश द्वारा राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि तुर्कान चहलगानी क्या था, ठीक है, एकता प्रणाली क्या थी और रजिया एक योग होने के बावजूद भी क्यों अंततः सफल नहीं रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो क्या था, शमसी वंश का संस्थापक था। ठीक है, 1210 में युद्ध या जड़ के युद्ध में आराम शाह को पराजित करके 1210 में युद्ध या जड़ के युद्ध में आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने और 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने क्या है, शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या था, एक इलबारी तुर्क था। क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इलबारी तुर्क जनजाति का था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी तथा उसको वास्तविक रूप से सुदृढ़ शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा बलबन ने किया था। यानी इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत को वास्तविक स्वरूप और शक्ति जो प्रदान की वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा इसके बाद के शासक बलबन ने प्रदान की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इल्तुतमिश की प्रारंभिक घटनाएं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली सल्तनत का दिमागी खाका तैयार किया था, है ना, एक दिल्ली सल्तनत को बना दिया। ठीक है, लेकिन उसको वास्तविक जो आकार प्रदान किया वो किया इल्तुतमिश ने। इसीलिए आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। इल्तुतमिश की जो प्रारंभिक घटनाएं थी वो थी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, है ना, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, वो सुल्तान बनने की योग्यता नहीं रखता था। ऐसे में जो अनेक तुर्की अमीर थे उनमें सुल्तान बनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। जिस प्रकार सब इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। तो पहले हालांकि सुल्तान बनने से पहले ही ये दासता से मुक्त हो चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, है ना। तो जिस प्रकार की सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा इल्तुतमिश रखता था, इसी प्रकार की महत्वाकांक्षा अन्य तुर्क अमीर भी रखते थे। यानी अन्य तुर्क अमीर भी सुल्तान बनना चाहते थे। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समक्ष पहली समस्या यही थी कि जो विभिन्न अमीर थे जो उसके समकक्ष थे वो भी क्या है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना चाहते थे। तो उनकी महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करना भी इसकी क्या थी, एक पहली समस्या। अच्छा, अमीर मध्यकाल में अमीर से मतलब रिच पर्सन से नहीं है ना, इसको धनी पर्सन या रिच मैन नहीं बोलते, इसका मतलब होता है सरदार। ठीक है, यहाँ मध्यकाल में अमीर से मतलब है सरदार, लीडर। ठीक है, अब आता है इल्तुतमिश का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात। इल्तुतमिश भी क्या था, पहले गुलाम था। यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। हालांकि सुल्तान बनने से पहले यह गुलामी से मुक्त हो चुका था, लेकिन क्या था, इसका गुलाम होना भी क्या थी, एक समस्या थी। जो अन्य तुर्की सरदार थे वो क्या है, इल्तुतमिश को सुल्तान बनते देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जिस प्रकार की समस्या कुतुबुद्दीन ने फेस की, सेम वही कठिनाइयां इसके इल्तुतमिश के समक्ष थी, है ना। जो जो सुल्तान बनने के समय कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने समस्याएं थी, उसी प्रकार की समस्याएं क्या थी, इल्तुतमिश के सामने भी थी। ठीक है, तो कुबाचा और याल्दोज का विरोध। तो मैंने बताया था कि कुबाचा कहाँ, मुल्तान में था और इल्तुतमिश कहाँ पे था, कुबाचा था मुल्तान में, इल्तुतमिश दिल्ली में और याल्दोज गजनी में।
ठीक है। तो क्योंकि गजनी का शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसने याल्दोज ने, क्योंकि याल्दोज गजनी का शासक था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद याल्दोज ने क्या है दावा प्रस्तुत किया। कुबाचा मुल्तान में था, कुबाचा भी दिल्ली पे अधिकार करना चाहता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया, कुबाचा और याल्दोज दोनों को पराजित किया। हिंदू शासकों की समस्या, एक अन्य समस्या ये थी इल्तुतमिश के समक्ष, जो हिंदू सरदार थे, ठीक है, जो हिंदू शासक थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, उन्होंने अपनी क्या करी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, है ना। तो उनका दमन करना, हिंदू शासकों को फिर से अपनी अधीनता में लाना, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष क्या थी, एक मुख्य समस्या। मंगोल आक्रमण, कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई वो मंगोल आक्रमण की, है ना। उत्तर पश्चिम, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये वाली दिशा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, है ना। तो यहाँ से क्या ये समस्या थी, यहाँ पे मंगोलों के आक्रमण की समस्या भी थी और अन्य जातियों के आक्रमण की समस्या भी हमेशा बनी थी। तो यहाँ से क्या थी, मंगोल आक्रमण की समस्या या उत्तर पश्चिम की समस्या, ठीक है। तो ये मंगोल के आक्रमण का खतरा भी क्या था, इल्तुतमिश के समक्ष क्या था, एक प्रमुख चुनौती के रूप में था, ठीक है। तो क्योंकि ईरान के शासक थे मंगवर्णी, ख्वारिज्म मध्यकाल में इसको बोलते हैं ईरान को, तो ईरान के शासक था मंगवर्णी, उसको पराजित करते हुए जो मंगोल है, मंगवर्णी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खान सिंधु नदी तक आ पहुंचा था, है ना। तो ऐसे में भारत पे मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। यदि इल्तुतमिश ख्वारिज्म शासक मंगवर्णी को संरक्षण दे देते तो क्या है, संभवतः चंगेज खान जो मंगोल नेता था भारत पर आक्रमण कर सकता था। तो इल्तुतमिश ने उस खतरे से निपटने के लिए क्या किया, मंगवर्णी को दिल्ली में शरण नहीं दी, ठीक है। अब आता है इल्तुतमिश की सफलता के कारण। देखो इन सब खतरों से निपटने के बाद भी क्या है, इल्तुतमिश सफल रहा। तो इल्तुतमिश की सफलता के क्या कारण थे, क्योंकि ये समस्याएं इल्तुतमिश के समक्ष थी, उसका वो भली प्रकार से मुकाबला कर पाया, उनसे जीत पाया, है ना। तो ऐसे में इल्तुतमिश की सफलता के क्या कारण थे, उसके समक्ष जो पहाड़ जैसी चुनौतियां थी उनका भी वो बहादुरी से मुकाबला कर पाया। तो उसके लिए क्या था, निम्नलिखित काम उत्तरदायी थे। तो सबसे पहले क्या था, इल्तुतमिश चारित्रिक रूप से गुणवान था, ठीक है। तो इल्तुतमिश के सफलता की सबसे पहली क्वालिटी क्या थी, उसका सबसे पहला गुण क्या था कि वो चारित्रिक रूप से बड़ा विद्वान था, बहादुर था, कुशल सेना नायक था, है ना। उसके चरित्र में दृढ़ता थी, जिस कारण क्या रहा, वो सफल रहा। एक उसने क्या किया, 40 तुर्क सरदारों का सहयोग उसको, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या था, 40 तुर्क यानी अपने वफादार 40 इल्तुतमिश ने अपने वफादार 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर एक दल का गठन किया, उसे तुर्कान चहलगानी, ये 40 तुर्क सरदारों का दल या चहलगानी कहा जाता है, ठीक है। जो 40 तुर्क सरदार थे वो इल्तुतमिश के प्रति वफादार थे, इसी कारण जो तुर्कान चहलगानी का जो इल्तुतमिश को सहयोग मिला वो भी उसकी सफलता में निर्णायक रहा। खलीफा द्वारा मान्यता, इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम धर्म का सर्वोच्च नेता खलीफा होता है ना। सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु या पहले टाइम पे तो सर्वोच्च राजनीतिक नेता भी क्या था, खलीफा होता था, है ना। तो जो मुस्लिम जगत था उसका सर्वोच्च नेता कौन होता, खलीफा, ठीक है। तो खलीफा की सल्तनत होती थी पूरी ना। तो खलीफा, बगदाद के खलीफा अल मुनसिर बिल्लाह, बगदाद के खलीफा थे अल मुनसिर बिल्लाह, उन्होंने भी क्या दी, दिल्ली सल्तनत को मान्यता दे दी, ठीक है। 1229 में इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी, यानी दिल्ली सल्तनत को मान्यता दे दी, और उसका सुल्तान किसको मान लिया, इल्तुतमिश को। तो ये भी क्या थी, उसकी एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्या है, एक इस्लामिक राज्य के रूप में मान्यता मिल गई इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य के रूप में मान्यता खलीफा से मिल गई। अल मुनसिर बिल्लाह ने 1229 में क्या दिल्ली सल्तनत को मान्यता दी, ठीक है। इक्ता प्रणाली का प्रारंभ, देखो
इक्ता क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है, तो सैनिक सेवा के बदले इल्तुतमिश ने क्या है, सरदारों को भूमि प्रदान कर दी, जो क्या कहलाए, इक्ता प्रणाली के। ये इक्ता आगे चल के क्या हो गई, प्रदेशों के रूप में सामने है, प्रदेश बन गए इक्ता आगे जाके, है ना। तो इस प्रकार से इस इक्ता प्रणाली के माध्यम से क्या रहा, वह विभिन्न तुर्क सरदारों को भी क्या है, संतुष्ट करने में सफल रहा। उसने जो तुर्क सरदार थे उनको क्या है, भूमि दे दी, और उन्हें क्या था, जो तुर्क सरदार थे उन्हें भूमि का प्रशासन करना होता था, और जो उसके बदले में क्या, सुल्तान को सैनिक सेवा देनी होनी थी और अधिशेष राजस्व प्रदान करना, है ना। तो इक्ता का क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है भूमि। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया, सैनिक सेवा के बदले तुर्क सरदारों को इक्ता प्रदान की। ठीक है, ये इक्ता बाद में है, ये इक्ता आगे चलकर प्रदेशों के रूप में शामिल है। ठीक है, इल्तुतमिश की सफलता का एक अन्य नाम था मध्य एशिया से आए लोग। तो इस समय मंगोलों का आक्रमण हुआ मध्य एशिया में, है ना। तो मंगोलों ने क्या किया, मध्य एशिया में मुस्लिम साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो जो मध्य एशिया में मुस्लिम विद्वान थे वो कहाँ आए, दिल्ली की ओर आ गए। ठीक है, क्योंकि चंगेज खान ने क्या किया, खालिद साम्राज्य का अंत कर दिया, अफगानिस्तान में जो मुस्लिम शासक थे उनका अंत कर दिया। ऐसे में जो मुस्लिम विद्वान थे वो भाग के कहाँ आए, अपनी जान बचाते हुए भारत में आए। तो उन विद्वानों को दिल्ली सल्तनत ने क्या है, इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया, और उन विद्वानों का क्या, दिल्ली सल्तनत को लाभ मिला। शत्रुओं में आपसी शत्रुता, इल्तुतमिश की सफलता का एक अन्य कारण यह भी रहा, जो इल्तुतमिश के शत्रु थे उन शत्रुओं में भी आपस में शत्रुता थी। जैसे कौन शत्रु थे, इल्तुतमिश का गजनी में था यालदोज शत्रु, और मुल्तान में था कुबाता। इन दोनों में भी आपस में क्या थी, शत्रुता थी, है ना। इन दोनों में क्या थी, शत्रुता थी आपस में। तो इन दोनों की शत्रुता का लाभ किसको मिला, इल्तुतमिश को। ठीक है, कठोर नीति, इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए कठोर नीति भी अपनाई। जो उसके विरोधी थे उनको क्या है, कुचल डाला, सबसे कठोर सजाएं दी, उनकी है तय करा दी उनकी। अब है इल्तुतमिश द्वारा राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रयास। तो इल्तुतमिश ने राज्य का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार किया, राज्य को कैसे मजबूत किया, उसके जो प्रयास। सबसे पहले उसने क्या किया, बागी तुर्क सरदारों का दमन कर दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया, जो या तो तुर्क सरदारों ने या अमीरों ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया उन तुर्क सरदारों क्या तय करा दी गई, उनका दमन करा दिया। ठीक है, यालदोज और कुबाता का दमन कर दिया है। यालदोज ने सबसे पहले क्या, पंजाब पे अधिकार कर दिया। इल्तुतमिश ने यालदोज के विरुद्ध अभियान किया और पंजाब में यालदोज को पराजित करके मारा। ठीक है, तो यालदोज की हत्या कर दी। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर ध्यान दिया, कुबाचा को पराजित किया। कुबाचा पराजित होकर सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। तो इन दोनों का दमन कर दिया, इसको युद्ध में पराजित किया, और कुबाचा ने क्या किया, सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या। बंगाल में खिलजियों का दमन। ठीक है, तो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि बंगाल में बख्तियार खिलजी ने खिलजियों की सत्ता स्थापित कर ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में। ठीक है, तो उनका दमन किसने किया, फिर इल्तुतमिश ने। चंगेज खां का आक्रमण, है ना। तो ये चंगेज खां कौन था, मैंने पहले बताया, मंगोल नेता था। ख्वारिज़्म शासक जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए भारत की दिल्ली सल्तनत की सीमा यानी सिंधु नदी तक पहुंच गया था, है ना। लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबर्नी को दिल्ली में शरण नहीं दी और भारत को चंगेज खां के नेतृत्व में होने वाले मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, और बड़ा फेमस सेंटेंस उन्होंने बोला मंगबर्नी को कि दिल्ली की आबो हवा जलालुद्दीन मंगबर्नी आपके अनुकूल नहीं है, ऐसा कहके क्या है, मंगबर्नी को शरण देने से मना कर दिया। ठीक है, राजपूतों के विरुद्ध अभियान। पूरे सल्तनत काल या मध्यकाल में जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होता था, जो अधीनस्थ शासक हैं वो क्या है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नए शासक के लिए ये जरूरी हो जाता था कि वह जो है विद्रोही सरदारों या राजाओं के विरुद्ध अभियान करे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ही अनेक राजपूत सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके बाद राजपूत शासकों को पराजित करने के लिए इल्तुतमिश ने अभियान किया। 1226 में रणथंभौर का अभियान किया, 1231 में
ग्वालियर का अभियान किया। इसके बाद मालवा, जालौर वगैरह के भी अभियान किए और राजपूत शासकों को अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया। खलीफा से स्वीकृति मैंने बता ही दिया पहले आपको कि अल मुनस्सिर बिल्लाह से 1229 में स्वीकृति प्राप्त कर ली। ठीक है, इल्तुतमिश का एक नया कार्य था, उसने नई मुद्रा प्रणाली भारत में लागू की। इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी प्रणाली के आधार पर सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी प्रणाली के आधार पर सिक्के चलाए। सिक्कों पे खलीफा का नाम लिखवाया। ठीक है, और उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल नाम के 2 नए सिक्के चलवाए। उसकी एक अन्य उसने जो काम किया, उसने राजधानी दिल्ली बनाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई वो लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। भारत में दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, तो इल्तुतमिश ठीक है हो गया। इसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश इस बात को जानता था कि इसका कोई भी पुत्र योग्य नहीं है, लेकिन इसलिए उसने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वो रजिया को बनाया, है ना। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो तुर्कान चहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का दल था, वो किसी महिला के अधीन काम करना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या था? एक अयोग्य शासक था। ठीक है, विलासी था, इसमें सुल्तान बनने की योग्यता का नितांत अभाव था। इसके शासन की बागडोर इसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। ठीक है, अब आता है रजिया। 1236 से 1240 तक रजिया ने शासन किया। क्योंकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और तुर्क सरदारों ने, तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। ऐसे में रजिया ने शुक्रवार के दिन दिल्ली में लाल कपड़े पहन के जामा मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई और दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। ठीक है, तो दिल्ली की जनता ने क्या है? रजिया को सुल्तान बना दिया। ऐसे में जो रजिया थी वो जो शासक बनी वो दिल्ली की जनता के समर्थन से बनी, ना कि तुर्क सरदारों के सहयोग से। क्योंकि रजिया को जो सुल्तान बनाया वो दिल्ली की जनता ने बनाया। ऐसे में जब तक रजिया दिल्ली में रही उसके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र तुर्क सरदारों का सफल नहीं हुआ। लेकिन तुर्क सरदारों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो किसी महिला के अधीन काम करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब देखो, वो किसी महिला के अधीन काम करना पसंद नहीं करते थे। तो रजिया में एक शासक बनने के सभी गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसका महिला होना। ठीक है, रजिया के पतन में सबसे पहले यानी उसकी ताजपोशी का, उसके शासक बनने का सबसे पहले जो विरोध किया वो इल्तुतमिश के वजीर जुनैदी ने किया। ठीक है, इसका नाम निजामुद्दीन जुनैदी था। शायद आपकी बुक में जुबैनी है, लेकिन इसका नाम जुबैनी नहीं है, इसका नाम जुनैदी था, निजामुद्दीन जुनैदी ने। ठीक है, रजिया ने इसको पराजित किया और ये सिरमौर की पहाड़ियों की ओर भाग गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद रजिया के साथ उसके पतन में दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका रजिया के पतन का जो पहला कारण बना जुनैदी। ठीक है, लेकिन रजिया ने इसको पराजित कर दिया। दूसरा उसके पतन का कारण बना जब याकूत, ये अबिसीनियाई दास था और जो रजिया के घुड़सवार विभाग का हेड था, प्रधान था। रजिया याकूत से प्रेम करते थे, है ना, और किसी अबिसीनियाई दास से रजिया का प्रेम तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। वो भी ऐसी स्थिति में जब हर एक तुर्क सरदार रजिया का प्रेम चाहता हो, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि रजिया किसी हबसी दास से प्रेम करे। ठीक है, क्योंकि वो सारे 40 के 40 तुर्क सरदार क्या चाहते थे? रजिया का प्रेम चाहते थे, है ना। तो उनको ये पसंद नहीं था कि वो याकूत से प्रेम करे। पहली बात, वो चाहते नहीं थे कि महिला के अधीन काम करे। दूसरा, वो हर एक उससे प्रेम करता था। तीसरा क्या, अब ऐसी स्थिति में लाहौर के सूबेदार और भटिंडा के सूबेदार ने, लाहौर का था कबीर खां,
ठीक है, लाहौर के सूबेदार कबीर खां और भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रजिया पहली बार दिल्ली से निकली अल्तुनिया का विद्रोह को दबाने, लेकिन अल्तुनिया से क्या हुई, पराजित हुई। उधर दिल्ली में तुर्क सरदारों ने रजिया की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ठीक है, तो दिल्ली का सुल्तान तुर्क सरदार ने किसको बना दिया, बहराम शाह को। ठीक है, और रजिया कहाँ है, भटिंडा में अल्तुनिया से पराजित हो गई, लेकिन रजिया ने अपने महिला होने का लाभ उठाया और अल्तुनिया से ही शादी कर ली। ठीक है, अब रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर दिल्ली में हमला किया फिर से बहराम के खिलाफ, लेकिन वो बहराम से कैथल, हरियाणा में पड़ता है, कैथल के निकट पराजित हुई और अंत में क्या है, लुटेरों द्वारा जंगल में रजिया की हत्या कर दी। लुटेरों ना, वो पराजित होकर जब भाग रहे थे तो लुटेरों ने उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। अब क्या है, रजिया के पतन के क्या कारण थे ना, क्वेश्चन आ सकता है। तो रजिया के पतन का सबसे पहला कारण क्या था, उसका एक महिला होना। रजिया में एक शासक बनने के सारे गुण थे, वो एक योग्य शासिका हो सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, महिला होना। और मध्यकाल का वो दौर, वो उस दौर में जो तुर्क सरदार थे वो किसी महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, चहलगानी का विरोध, जो जिस 40 तुर्क सरदारों का गठन इल्तुतमिश ने राज को सुसंगठित करने के लिए किया था, वही अंत में क्या बन गया, बोझ बन गया। और वो रजिया को मात्र कठपुतली के रूप में कार्य करना देखना चाहते थे, लेकिन रजिया क्या थी, योग्य थी। तो जब रजिया योग्य शासक थी तो उन चहलगानी ने क्या है, रजिया का विरोध करना शुरू कर दिया। अगली घटना क्या थी, याकूत से प्रेम। रजिया की अगली समस्या क्या थी, जो अबिसिनियाई हबसी दास था याकूत, उससे रजिया का प्रेम होना। ठीक है, वो क्या तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। अल्तुनिया से विवाह। ठीक है, जब अंत में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो बाकी तुर्क सरदार उससे वैसे ही नाराज हो गए, क्योंकि वो भी खुद उससे निकाह के चक्कर में थे, है ना। फिर आगे क्या आता है, बहराम शाह। ठीक है, 40 से 42 तक बहराम खां ने शासन किया, कोई योग्य शासक था नहीं। फिर इसके बाद मसूद शाह आया, है ना, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं, सिर्फ मंगोलों के आक्रमण हुए इसके समय में, यही एकमात्र उपलब्धि है इसकी, मंगोल आक्रमण हुए भारत में पहली बार। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद। 1246 से 66 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह बहुत साधारण सुल्तान था, इसने सादा जीवन बिताया। ठीक है, यह कुरान की प्रतियां लिखकर अपना जीवन चलाता था, राजसी ठाट बाट और वैभव और विलासता से दूर रहा। ठीक है, और बहुत सादा जीवन व्यतीत करता था। इसको दरवेश सुल्तान भी कहा जाता है, इसकी सज्जनता के कारण। इसने राजसी, यह अपने आप को राज का मात्र ट्रस्टी समझता था, ना कि सुल्तान, और अपना जीवन, ठीक है, कुरान की प्रतियां लिखता था, उससे जो आय मिलती थी उससे चलाता था। इसके घरेलू गृह कार्य के लिए भी इसके पास नौकर नहीं थे। ठीक है, और तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उज सिराज ने इसे दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। ठीक है, इसामीस के बारे में लिखता है, जिस तरीके से इसने तुर्क सरदारों के सामने, नसीरुद्दीन महमूद ने क्या किया, तुर्क सरदारों के सामने सरेंडर कर दिया। ये उनकी किसी बात का विरोध नहीं करता था और चुपके से तुर्कानी चहलगानी की बात को मान लेता था। इसीलिए इसामी ने इसके संबंध में लिखा है कि बिना तुर्क सरदारों की अनुमति के वह हाथ भी नहीं हिलाता था, न खाता और न पीता था। इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो थी बलबन का राजनीतिक उत्कर्ष और इमामुद्दीन रेहान, जो कि एक भारतीय मुसलमान था। इमामुद्दीन रेहान कौन था, भारतीय मुसलमान था। इसका उत्कर्ष भी इसी के समय में हुआ। बलबन को उसने क्या है, अपना नायब बनाया और उल्गू खां की उपाधि दी। उल्गू खां की उपाधि दी और अपना नायब बनाया। ठीक है, बलबन ने 20 वर्षों तक, 1246 से 1266 वर्ष तक
सिर्फ एक वर्ष 1253 को छोड़कर इसके नायक के रूप में काम किया और शासन की शक्तियों को वास्तविक रूप से उपभोग किया। यानी नसीरुद्दीन महमूद क्या था, नाम मात्र का शासक था, वास्तविक शक्ति को का प्रयोग कौन करता था, बलबन करता था। बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी, नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। और इसके बाद जो इल्तुतमिश के वंश के लोग थे जो नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात सुल्तान बन सकते थे, उनकी चुटकी से हत्याएं करा दी और अंत में नासिरुद्दीन महमूद को भी जहर देके खुद सुल्तान बन बैठा। ठीक है। एक अन्य घटना थी इमामुद्दीन रेहान का उत्कर्ष, जो एक भारतीय मुसलमान था। ठीक है। सबसे पहले भारतीय मुसलमानों का उत्कर्ष नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही हुआ और इमामुद्दीन रेहान क्या है, वकील के पद तक यानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा था, है ना। और बलबन को उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन बाद में बलबन फिर षड्यंत्र करके शक्ति को प्राप्त कर लिया। 1266 में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को चुपके से जहर दिलवा दिया और उसके बाद 1266 में बलबन ने क्या की, एक नए वंश की स्थापना की जो क्या कहला, बलबनी वंश, है ना। गुलाम वंश के अंदर ही क्या बन गया, बलबनी वंश। अब अगले वीडियो में हम क्या है, बलबन तथा उसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।